फिरोज शाह तुगलक। आइए जानते हैं इनके बारे में। हे गाइस, सो कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फंडा क्लियर एसर में। पूरी वीडियो देखिएगा। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैं बात कर रहा था दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी की हम बात कर रहे थे। ठीक है। तो मैंने इन दोनों को अच्छे से टॉपिक कवर किया है। और तुगलक डायनेस्टी के जो दो मेन इंपॉर्टेंट रूलर थे शुरुआती के दो, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों पे भी मैं टॉपिक कवर कर चुका हूँ। लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं इस रूलर की, फिरोज तुगलक की, जिसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिल रहा है 1351 से 1388 एडी तक। ठीक है गाइस। तो अगर फिरोज तुगलक की बात करें तो ये है एमबीटी का कजन। ठीक है गाइस, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका ये कजन ब्रो है। अब चलिए देखते हैं विस्तार से। तो गाइस, गयासुद्दीन तुगलक जो कि फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का, उसका एक भाई होता है मलिक रजब। ठीक है। मलिक रजब का बेटा होता है फिरोज तुगलक, जो तीसरा रूलर बनता है। दूसरा कौन बनता है? इस गयासुद्दीन तुगलक का बेटा। ठीक है। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है ये कजन होता है फिरोज तुगलक। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 25 अगस्त 1351 को जो है ये इसकी कोरोनेशन सेरेमनी होती है। ये गद्दी पे बैठता है। उसके बाद गाइज थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं कि जैसे कि पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था इसने क्या किया था, इसने बहुत सारे एक्सपेंसेस कर दिए थे। बहुत सारे एक्सपेंसेस आर्मी में किए थे और भी बहुत तरीके से इसने एक्सपेंसेस किए थे, जिससे क्या हुआ, ये लोग काफ़ी पुअर हो गए। इनकी ट्रेजरी लगभग खाली ही हो गई थी गाइज। तो बहुत मुश्किल से इन लोगों ने रिकवर किया। तो ये था इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे सीधा इसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में। इसने कहाँ कहाँ पे आक्रमण करने की कोशिश की थी और कहाँ कहाँ पे ये जीत पाया था। ठीक है गाइज। तो सबसे पहले जो है 1353 में गाइज ये जाता है हज इलियास के पास। अब ये हज इलियास का कौन है? इसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इलियास शाह। ठीक है। ये होता है बंगाल का गवर्नर। ठीक है। बंगाल का गवर्नर, और बंगाल भी शुरुआती इनिशियली जो है दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट होती है। तो ये क्या करता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। तो इसके इसके इस एक्ट से जो है फिरोज तुगलक जो है गुस्सा हो जाता है, इसके पास जाता है 1353 एडी में। बोलता है जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, मेरे गवर्नर हो गए, मेरे खिलाफ तुम रिवॉल्ट करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जब ये जाता है तो इसको गाइस कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाती। ठीक है। 1353 में खाली हाथ लौट आता है। तो जब ये रास्ते से लौट के आ रहा होता है, तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब ये रास्ते से लौट के आ रहा होता है, ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन। ठीक है। ये रहा उड़ीसा। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जब जाता है, यहाँ पे गाइस क्या होता है, एक दला फोर्ट नाम की जगह होती है जहाँ पे ये शमसुद्दीन इलियास शाह रूल कर रहा होता है। ठीक है। ठीक है गाइस, एक दला फोर्टेस करके एक किला टाइप का होता है यहाँ पे, महल टाइप का। तो यहाँ पे जो है रूल कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट कर देता है अपने आप को, और यहाँ पे अंदर छिप भी जाता है। और फिरोज तुगलक को इससे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। और न ही ये इसको कन्कर कर पाता है। तो जब वापस रास्ते से लौट रहा होता है, तो कैसे जो इसका उड़ीसा वाला प्रांत होता है, यहाँ पे इसको एक बंदा दिख जाता है जो ऐसे ही अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा होता है। गाइस वो बंदा होता है राजा गजपति। तो कैसे उड़ीसा वाले प्रांत में एक जगह है जाज नगर, तो यहाँ पे जो है ये इन्वेट करता है। ठीक है। और कैसे यहाँ पे जितने सारे तमाम मंदिर हैं उनको ये लूट लेता है, उनमें जितना भी वेल्थ होता है साथ में ले जाता है, क्योंकि गुस्सा तो होता ही है इसके सर में। यहाँ से जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ अपना सारा गुस्सा यहाँ पे निकाल देता है, इसको हरा देता है। ठीक है। और इसको जो है ट्रिब्यूट पे करने के लिए मनवा लेता है, यानी कि इसको अपने अधीन कर लेता है। अब ये क्या करेगा, ये राजा होता है यहाँ का, लेकिन यहाँ पे जितना भी टैक्स वैक्स है उसका कुछ परसेंट ये है बाद में इसको देने लग जाता है गाइस, फिरोज तुगलक को। ठीक है। तो ये इसको अपने अंदर कर लेता है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट ये करता है कि एक यहाँ पे टेम्पल है। तो गाइस यहाँ पे एक टेम्पल होता है जगन्नाथ टेम्पल, द वेरी फेमस जगन्नाथ टेम्पल, कटक वाली रीजन में। यहाँ पे कटक करके, ठीक है, कटक जो है ये रिलेट करता है सुभाष चंद्र बोस से भी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल। अगर कोई गया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है और वहाँ का डिस्क्रिप्शन दे सकता है। तो गाइस ये वाला एरिया राजा गजपति के अंडर होता है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इस्लाम में जो है ये लोग इस्लाम वाले बिलीव करते हैं कि आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी मूर्ति वूर्ति मंदिर उर्दिर सब तोड़ देता है, जगन्नाथ टेम्पल को पूरा डिस्ट्रॉय कर लेता है, और यहाँ पे जितनी भी वेल्थ होती है अपने संग लेके चल देता है गाइस। और दूसरा काम क्या करता है गाइस, ये दूसरा काम ये करता है कि यहाँ पे जितने भी मासेस होती हैं, ठीक है, उन मासेस का जो है धर्म परिवर्तन करा देता है। ठीक है। उनका जो है इस्लाम में कन्वर्ट कर देता है। और फिर गाइस ये सब करके जो है यहाँ से लौट जाता है वापस अपने स्टेट पे। ठीक है, दिल्ली पे। ये था। तो गाइस अब समय बीतता है। ठीक है। बीतते बीतते 1360 आता है।
1360। तो गाइस ये 1360 में फिर से जाता है भैया यहाँ पे बंगाल पे, ठीक है, अटैक करने इसी रूलर के पास। इकदला फोर्टिस का जो होता है गवर्नर, नाम मैंने आपको बताया था, शमसुद्दीन इलियास शाह, ठीक है। तो ये जो है फिर से रिबेल कर देता है, फिर से नहीं जीत पाता, इस बार इसे फिर खाली लौटना होता है और फिर ये सीधा जाता है गाइस, यहाँ से लौट रहा होता है रास्ते से, हिमाचल प्रदेश के थ्रू जा रहा होता है। तो हिमाचल प्रदेश में गाइस कांगड़ा करके एक फोर्ट है, वहां पे भी अटैक करता है, ठीक है गाइस। हिमाचल प्रदेश में अटैक करता है और 1960 की बात है, ठीक है। कांगड़ा फोर्ट को ये जीत लेता है, यहाँ से भी सारी वेल्थ जो है ये एक्वायर कर लेता है कांगड़ा फोर्ट, ठीक है। इसी कांगड़ा फोर्ट को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नागरकोट, ठीक है गाइस, हिमाचल प्रदेश में ये सब। तो गाइस ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो उसके बाद 1360 में ये वाला कॉन्क्वेस्ट करने के बाद गाइस ये पहुंचता है ईरान साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे इसका लार्जेस्ट कॉन्क्वेस्ट होता है, थट्टा का अभियान बोलते हैं इसे, ठीक है गाइस। कॉन्क्वेस्ट ऑफ थट्टा ये है, ईरान साइड पे पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे जाता है, यहाँ पे भी ये चाहता है कि यहाँ पे मैं लूट लूँ, बट ऐसा नहीं हो पाता, इसमें इसको बहुत सारा वेल्थ का लूज करना पड़ता है, बहुत सफरिंग होती है इसको, ठीक है। बहुत सारे इसके जो है सोल्जर्स वगैरह ये भी मारे जाते हैं यहाँ पे थट्टा की कॉन्क्वेस्ट में। सो कुल मिला के ये हो जाता है अनसक्सेसफुल। अभी हम देख रहे हैं कि ये यहाँ भी हो गया अनसक्सेसफुल, ये यहाँ भी हो गया अनसक्सेसफुल, तो हम इससे ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये उतना पावरफुल रूलर नहीं था। तो गाइस मैंने बताया था कि 1960 में कांगड़ा फोर्ट में अटैक करता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ का जो रूलर होता है ये इससे प्रे करता है कि यहाँ पे एक टेम्पल है, ज्वालामुखी टेम्पल, ठीक है गाइस, यहाँ पे एक टेम्पल है ज्वालामुखी टेम्पल, ठीक है गाइस। तो इसको भी अच्छे से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइज ये तो मैंने बताया था कि ये जो है धर्म परिवर्तन करवाता है। तो हमें जो है राजस्थान वाला स्टेट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा एमपी है, ठीक है, ये राजस्थान है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी राजपूत रूलर्स थे और जितने भी राजपूत लोग थे, ये इनका भी धर्म कन्वर्ट करवा देता है। और इनका जो धर्म कन्वर्ट कराता है और आज की डेट में भी हमें इस एरिया में देखने को मिलते हैं, और इनको हम बोलते हैं, ठीक है गाइस, हम इन्हें बोलते हैं कैन खनी, ठीक है। ये होते हैं मुस्लिम राजपूत रूलर्स, आज भी हम मतलब मुस्लिम राजपूत होते हैं, ये आज भी हमें देखने को मिलते हैं इस एरिया। अगर हम कभी जाएं तो हमें ये देखने को मिलेंगे कैन खनी लोग। तो गाइस ये थे इसके कुछ बेसिक कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके रिफॉर्म्स की, इसने क्या क्या अपने स्टेट के लिए किया। देखिए गाइस, किसी भी स्टेट की बात करें, वहां पे है रूल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है गाइस, टैक्स, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी उस समय एक टैक्स होता था, द वेरी फेमस टैक्स, जजिया टैक्स। वैसे तो गाइस बहुत सारे टैक्सेस लिवाई किए जाते थे इससे पहले जो रूलर्स थे, ठीक है, लेकिन इसने जो है बाकी सारे टैक्सेस को लिमिट कर दिया और सिर्फ 4 मेन टैक्सेस हमें देखने को मिलते हैं इसके टाइम पीरियड पे। पहला होता है जजिया टैक्स, ये लिया जाता है नॉन मुस्लिम हिंदूज से, ठीक है, और बेसिकली ये होता है एक रिलीजियस टैक्स। दूसरा टैक्स हमें देखने को मिलता है ज़कात, ये लिया जाता है मुस्लिमों से। और गाइस 2 अदर टैक्स होते हैं, खिराज और खाम्स। तो ये 4 टाइप के टैक्स इसके पीरियड में होते हैं, ये लेवाई करता है इन सबसे। सो गाइस ये जो खिराज टैक्स है ये लिया जाता है एग्रीकल्चर वगैरह पे। और गाइस ये जो है खाम्स टैक्स, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो गाइस खाम्स का मतलब होता है 1/5 ऑफ बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वॉर्स, यानी कि अगर कोई भी हम वॉर एनेक्स करने जा रहे हैं, वहां से हम कुछ अमाउंट जीतते हैं, ठीक है, तो वहां से जितना भी हमें रिसोर्स मिलता है, जितना भी वेल्थ हमें मिलता है, जितने भी पैसे हमें मिलते हैं, मनी अक्वायर करते हैं हम वहां से, तो उसका जो है 1/5 जो है बूटी की तरीके से हम क्या करते हैं, अपने पास टैक्स में रख लेते हैं, यानी कि राजा अपनी खुद की ट्रेजरी में रख लेता है और बाकी जो भी पैसा बचता है उनको जो भी इसके साथ मिलिट्री है उस पर दे देता है, ठीक है। यानी कि मिलिट्री टैक्स मतलब ये है सिपाहीज को दे देता है, यानी कि अपने वॉरियर्स को दे देता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल की तरह समझाना चाहूंगा। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कहीं किसी स्टेट से 5 करोड़ रुपए लूट के लेके आए हैं, सही है गाइस, चलिए 5 करोड़ नहीं 5 लाख रुपए आप कहीं से लूट के लेके आए हैं, तो 1/5 इसका कितना हो जाएगा गाइस, देख सकते हैं आप सीधे सीधे 1/5 कितना हो जाएगा गाइस इसका, यानी कि 1 लाख रुपए जो है ना, 1 लाख रुपए जो है आप इसका टैक्स अपने पास रखेंगे, बाकी जो 4 लाख रुपए वो अपने जितने भी आपके साथ में सिपाही वगैरह थे अपनी मिलिट्री को दे देंगे। तो इस तरीके से जो है ये मिलिट्री का खर्चा निकालता था। तो बेसिकली ये थे 4 टाइप के टैक्स, मैंने एक एक करके बता दिया आपको। जजिया टैक्स जो था नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, जकात जो टैक्स था मुस्लिम्स पे लगता था, ठीक है, खिराज जो टैक्स लगता था एग्रीकल्चर वगैरह पे लगता था, और ये जो है खेम्स मीन्स अभी मैंने बताया आपको उस पे लगता था, यानी कि मिलिट्री पर्पस पे जितने भी बांट दिया जाता था। तो गाइस अगर बेसिकली हम जजिया टैक्स की बात करेंगे तो जजिया टैक्स का जो है ओरिजिन हम देखेंगे जब 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेट किया था, ठीक है, इन्वेजन किया था, अरब इन्वेजन था ये, ठीक है।
इस पे भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाई है, उसकी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब इसने अरब इन्वेजन यानी कि ये जब आया था इंडिया पे, ठीक है, इसका मेन पर्पस था कि इस्लाम को है स्प्रेड करना, यानी कि स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया, ठीक है। तो और दूसरा इसका पर्पस था कि टू लूट द वेल्थ ऑफ इंडियन। तो गैस सिंध एरिया पे जब ये आया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, तो इसने इन 2 सिटीज को कैप्चर किया था और यहाँ पे टैक्स इंपोज किया था सबसे पहले। और वो कौन सा टैक्स था गाइज? वो था द वन एंड ओनली जजिया टैक्स, ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है। तो यहाँ से इसका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, यहाँ से शुरुआत थी इसकी। तो फिर धीरे धीरे आने वाले सभी राजाओं ने जो है, सभी सुल्तान ने ये टैक्स वगैरह लेना जारी किया, ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, मोहम्मद बिन तुगलक, सब आए, उन्होंने ये किया। लेकिन गाइस इसने जो है, लेकिन इस पे गाइस एक कंडीशन होती थी कि ये जो है, इससे कौन कौन एग्जेम्प्ट रहते थे, इससे जो है प्रीस्ट वगैरह यानी कि जो हायर सेक्टर ऑफ सोसाइटीज थे वो, और औरतें, बच्चे, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, ठीक है, और कोई अगर विकलांग वगैरह है गाइस वो, तो और ओल्ड मैंस, तो ये सब इससे एक्सक्लूड हो जाते थे। लेकिन गाइस इसने क्या किया, इनने फिरोज तुगलक ने इस जजिया टैक्स पे जो प्रीस्ट जिनको हम पहले एक्सक्लूड करते थे, इसको भी इंक्लूड कर दिया, यानी कि अब जो है प्रीस्ट लोग यानी कि ब्राह्मण्स लोग भी जो है टैक्स देंगे। और गाइस दूसरी चीज इसने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ जागीरदारी सिस्टम। तो गाइस जागीरदारी सिस्टम को इसने री इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि पहले हम देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने इसको प्रोहिबिट कर दिया था, ठीक है। जागीरदारी सिस्टम मतलब कि अगर जितने भी हमारे अंदर वर्किंग मैंस हैं उसको हम क्या करेंगे, लैंड ग्रांट कर देंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैश, यानी कि कैश नहीं देंगे, उसके बदले हम लैंड ग्रांट कर देंगे और उनसे क्या बोलेंगे कि ये लैंड ले लो, उसमें अपना तुम जो भी ऑक्यूपेशन वगैरह करना है वो करो, और इसका कुछ जो है परसेंट हमें एज अ टैक्स भी दे देना, ठीक है गाइस। तो ये होता है जागीरदारी सिस्टम। तो हम बोलेंगे कि ही री इंट्रोड्यूस जागीरदारी सिस्टम। और गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज इसने क्या की कि जो हम पहले देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक ने क्या करते थे, वो जो है हेरिडिटरी सिस्टम जो उन्होंने किया था पोस्ट पे अपॉइंटमेंट का, उसको उन्होंने हटा दिया था, ठीक है। तो और उसके बदले क्या किया उन्होंने, मेरिट लेवल सिस्टम जो है स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जो जिस काबिल होगा उसको उस हिसाब से पोस्ट वगैरह मिलेगी, लेकिन इसने ये भी हटा दिया, ठीक है। सो ये डायरेक्टली क्या किस पे इफेक्ट करा, इसकी आर्मी में जो सिलेक्शन होते थे उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करता था। तो गाइस हम ये बोल सकते हैं कि ही मेड पोस्ट टाइटल्स, ठीक है गाइस। तो इसने ये सारे जो क्या हेरिडिटरी सिस्टम कर दिया, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई सिपाही के पोस्ट में नियुक्त है, तो आने वाले फ्यूचर में उसका जो रिलेटिव है, उसका बेटा वगैरह, वो भी सिपाही बनेगा, ठीक है। कोई भी मेरिट लेवल पे किसी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, जो सिपाही है उसका बेटा ही सिपाही बनेगा, कोई अदर नहीं बनेगा, जो कहीं कमांडर है उसका बेटा ही कमांडर बनेगा। तो ये सीन होता है हेरिडिटरी सिस्टम। गाइस इसने एक इंपॉर्टेंट काम ये किया, इसने जो है इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई वहाँ के अपने सब्जेक्ट्स को, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले से जो गियासुद्दीन तुगलक था उसने काफ़ी सारी नहरें बनाई थी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, तो उन्हीं नहरों को इसने रिकवर करवाया और नई नई नहरें बनवाई, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। और एक इसने टैक्स इंपोज किया था इससे रिलेटेड, इरिगेशन से, ठीक है गाइस। तो ये हक ए सर्व जो है टैक्स था। अब गाइस इसमें भी एक फैक्ट है, जब इनिशियली ये टैक्स लिया जा रहा था तो उसका जो है टोटल प्रोडक्शन का, जो भी हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है टोटल प्रोडक्शन, उसका 10% टैक्स लिया जाता था इनिशियली। फिर बाद में विचार विमर्श करके इसके कैबिनेट से इन्होंने क्या किया, इसको 10% से रिड्यूस करके गाइस 2.5% कर दिया, ठीक है, ताकि जो है ये वेलफेयर में रहे, आम लोगों के यानी कि मैंगो पीपल्स के ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, है ना, और फाइनेंशियल क्राइसिस बना आए। गाइस अपार्ट फ्रॉम इट ये पहला बंदा था जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो गाइस ये है उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम, फुतहत ए फिरोज शाही, और जिसको हम बोलते हैं तारीख ए फिरोज शाही। तो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर इन योर माइंड, ठीक है। और ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। गाइस इसके अलावा जो है बाबर और जहांगीर जो थे मुगल पीरियड के, तो उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला अपनी खुद की, ठीक है, अपनी खुद की जीवनी लिखने वाला। और गाइस 1359 में इसने एक सिटी स्टैब्लिश की जौनपुर, ठीक है, जिसको बाद में टाइटल दिया गया सिराज ए हिंद। अब ये सिराज ए हिंद के पीछे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी जौनपुर जो है इसका जो बड़ा भाई था, यानी कि जो इसका चचेरा भैया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम क्या बोलते थे गाइस, जूना खान, ठीक है, तो उसके नाम पे इसने जौनपुर सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। तो अब गाइस क्यों ऐसा हुआ कि इस जौनपुर को सिराज ए हिंद की उपाधि दी गई, तो अब मैं बताता हूँ। ये जो सिराज है ना गाइस, सिराज एक वेल डेवलप्ड सिटी है, कहाँ, ईरान वाले लोकेशन में,
ठीक है। तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी, एजुकेशन, मेडिसिनल फैसिलिटीज़, सारी तमाम फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी। काफ़ी वेल डेवलप्ड स्टेट था। तो ये जौनपुर भी उस समय जो है फिरोज तुगलक ने ऐसे ही बना दिया था। तो काफ़ी मतलब अच्छा खासा स्टेट था, काफ़ी अच्छा खासा सिटीज़ ने जौनपुर को बना दिया था। सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड होती थी, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, इवन फॉर द गर्ल्स ऑल्सो। तो गाइस इसलिए हमने इसको बोला सिराजे हिंद, उससे हमने इसको सम्मानित किया। तो गाइस जौनपुर में एक मंदिर था, अटारा मस्जिद, अटारा देवी का टेम्पल था, ठीक है गाइस। तो इस मंदिर को तुड़वा के इसने क्या किया, अटारा मस्जिद बना दिया जौनपुर पे। गाइस जौनपुर एक जगह है यूपी में, उत्तर प्रदेश में जौनपुर एक जगह है। तो गाइस ये देख सकते हैं हम कितना वेल डेवलप्ड सिटी है जौनपुर, ठीक है। तो इसके इसी डेवलपमेंट के लिए सारा क्रेडिट किसको जाता है गाइस, फिरोज तुगलक को जाता है जौनपुर के, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की। इसने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अपने स्टेट में क्रिएट किए जब ये रूल कर रहा था वहाँ पे। तो गाइस पहला डिपार्टमेंट हमें दिख रहा है दीवान ए बंदगां या फिर बंदगां। तो गाइस ये जो डिपार्टमेंट था, ये डिपार्टमेंट था गाइस स्लेव्स का, यानी कि ये एक स्लेव डिपार्टमेंट था। इसमें सारी जितनी भी स्लेव्स थी, उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनका पेंशन, उनका सैलरी वगैरह जो भी है, इस डिपार्टमेंट को सौंपा गया था, ठीक है। और हमें ये पता चलता है कि फिरोज तुगलक के पास जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है स्लेव्स हुआ करती थी, स्लेवों की आर्मी हुआ करती थी। और बोलते हैं कि 1,80,000 के आसपास जो है इसके पास स्लेव्स थे गाइस। तो यू कैन इमेजिन कि 1,80,000 स्लेव्स ये अपने पास रखता था, और इससे भी ज़्यादा गाइस। तो गैस ये इतने सारे सिपाही का करता गया था, इतने सारे स्लेव्स का करता था क्या, ये एक काफ़ी फॉन्ड था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड ऑल, ठीक है गाइस। यानी कि हम कह सकते हैं ये बागवानी का शौकीन था। तो इसने, इसके पास बहुत बड़ा बागवान था, तो उसने इन सारे कुछ, इनमें से कुछ स्लेव्स को वहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया, जो कि अगेन क्या किसका पार्ट बना है, टैक्सेशन सिस्टम का पार्ट बना है। वहाँ पे जितने भी फ्रूट्स वगैरह होंगे उससे क्या होगा, उससे बेच के उसको सेल करके टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाएगा, और वो फिर से स्टेट के ही काम आएगा, ठीक है। तो गाइस दूसरा डिपार्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है दीवान खैरात, जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं खैरात। तो ये डिपार्टमेंट रिलेट करेगा, ठीक है गाइस, ये डिपार्टमेंट रिलेट करेगा डोनेशन से। यानी कि कोई भी गरीब लोग अगर उसके स्टेट में हैं तो वहाँ पे उनको ये डोनेट करेगा, ज़रूरतमंदों की हेल्प करेगा। यानी कि इसका राहत कोष होता है, ठीक है, जहाँ से राहत मिली जाती है गरीब लोगों को। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो यहाँ पे गरीब लोग हैं, उनकी जो बेटियों की शादी होती थी तो वो इसी फंड से पैसा निकाल के होती थी, करवाते थे ये लोग। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था इसका, दीवाने खैरात। एक टर्म और हमें देखने को मिल रहा है दारुल ए शफा। तो ये गाइज ये बिलोंग करता था जैसे कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह टाइप का हम ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे इसे फ्री, लोगों को फ्री मेडिकल, फ्री एड्स वगैरह मिले, ठीक है, फ्री इलाज, फ्री उपचार वगैरह हो सके लोगों का, मुफ्त एकदम, ठीक है। ये था, मतलब मेडिकल से रिलेट करता था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इसने खोला, दफ्तर ए रोजगार, यानी कि ये था एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस टाइप का। यहाँ पे जाके कोई भी अपना नाम दर्ज करा सकता था, वो बता सकता था कि मुझ पे ये क्वालिटी है, मैं वॉरियर बनना चाहता हूँ, या फिर जो है मैं प्रीस्ट बन सकता हूँ, या जो है मैं तुम्हारे वहाँ अकाउंटेंट बन सकता हूँ। तो ऐसे करके गाइज ये था एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ठीक है गाइज। तो ये था एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। सो गाइज अपार्ट फ्रॉम दिस इसने एक डिपार्टमेंट और खोला और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है गाइस, दीवाने इश्तियाक। अब ये था पेंशन डिपार्टमेंट, ठीक है गाइस। तो अब क्या जरूरत पड़ी इस डिपार्टमेंट को खोलने की, देखो हुआ ये कि इसकी बहुत बड़ी आर्मी थी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब उस आर्मी में है कुछ ओल्ड लोग भी थे, अब जो कि काबिल नहीं थे आगे और वॉर में युद्ध करने के लिए, ठीक है, वॉर लड़ने के लिए, काफ़ी बैटल लड़ने के लिए, दे वर नॉट एनी मोर कैपेबल। तो क्या हुआ, उन लोगों ने डिमांड की, सर देखो हमें तुम निकालो मत, क्योंकि अगर निकालोगे तो हम पे कोई अपनी लिवलीहुड का कोई दूसरा सोर्स है नहीं, ठीक है, तो हम खाएंगे क्या, करेंगे क्या, अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगे कैसे। तो इसलिए जो है फिरोज तुगलक ने एक इनिशिएटिव निकाला और उसने ये डिपार्टमेंट बनाया, दीवान इश्तियाक पेंशन डिपार्टमेंट। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रहो आराम से रहो, ऐश करो, पेंशन मिलेगी तुम्हें, कोई टेंशन नहीं है। तो ये था इसका टेन्योर पूरा। तो अब हम बात करते हैं, इसकी गाइस डेथ हो जाती है, कब होती है, तो ये हम देख रहे हैं 1388 तक ये जीता है, 1388 में इसकी डेथ हो जाती है। अब चल जाता है वॉर ऑफ सक्सेशन। तो गाइस ये जो लिस्ट है मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसके नीचे, ठीक है, देख लीजिएगा इसके बाद कौन कौन से सक्सेसर्स आते हैं, इसके कौन कौन थे। एक जो है गाइज इंपॉर्टेंट सक्सेसर है नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो गाइज बहुत सारे रूलर्स आए थे इसके बाद भी, फिरोज तुगलक के बाद, लेकिन मैंने बात की नासिरुद्दीन महमूद की। तो इसकी मैंने इसलिए बात की क्योंकि गाइज इसके टाइम पीरियड में 1398 एडी में जो है इन्वेजन होता है एक ग्रेट वॉरियर का, एक ग्रेट
लुटेरे का मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, जिसका नाम होता है द वन एंड ओनली, गैस कीजिए। ठीक है गाइस, तो तैमूर जंग, तैमूर आता है, आक्रमण करता है, नाम सुना होगा आपने काफ़ी बार तैमूर का। सो जब तैमूर आता है इंडिया पे तो ये आता है नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पे। नासिरुद्दीन महमूद फिर तुगलक डायनेस्टी का रूलर होता है गाइस, अंतिम रूलर हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके इन्वेजन से जाके छुप जाता है, ठीक है, अपने गवर्नर, अपने जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके संग जाके छुप जाता है, इसका सामना नहीं करता है तैमूर का, ठीक है। अब जो गाइस उत्तराखंड में एक सिटी है हरिद्वार, तो गाइज ये माना जाता है कि ये हरिद्वार सिटी में जब आता है, मतलब इंडिया के अंदर आता है, तो हरिद्वार सिटी की ब्यूटी देख के यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 15 दिन रुकता है, और 15 दिन रुकने के बाद यहाँ पे भी पूरा उजाड़ एकदम उजाड़ू किस्म का इंसान होता है, तो यहाँ पे भी सब उजाड़ के चला जाता है और फिर दिल्ली जाता है। दिल्ली को तो पूरा ही तबाह कर देता है गाइस, पूरा अच्छी तरीके से तबाह कर देता है, एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है, सारी वेल्थ वगैरह लेके चल देता है। तो यहाँ से जो है तुगलक डायनेस्टी का जो है टाइम पीरियड एकदम हम देख सकते हैं कि जब सब कुछ लूट लिया तो बचा ही क्या है, अब बचा ही क्या है, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करके गाइस ये चल देता है वापस अपने कंट्री। यहां से ये पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है कि तैमूर का इन्वेजन किस सल्तनत में हुआ था, दिल्ली सल्तनत में हुआ था, और दिल्ली सल्तनत के कौन से एरा में हुआ था, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था। तुगलक डायनेस्टी में नासिरुद्दीन महमूद रूल करता था। तो गाइज ये था ओवरऑल द ग्रेट फिरोज तुगलक के बारे में। तो एक मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के सामने रखी, अगर आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे। यहाँ पे हमारी तुगलक डायनेस्टी हो गई समाप्त, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो दो अलग वो बच गए हैं, दो डायनेस्टीज बच गई हैं, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो गाइस ये आपको आपकी स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो रूलर्स आते हैं और रूल करते हैं 1414 तक तुगलक डायनेस्टी को चलाते हैं, और फिर समाप्त हो जाती है, फिर जो है सैयद लोग आके कब्जा जमा लेते हैं। तो गाइस आपको ये जो नंबर लास्ट रूलर दिख रहे हैं नासिरुद्दीन महमूद, तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे तैमूर आता है, इंडिया इन्वेट करता है, ठीक है। और तैमूर के संग एक बंदा होता है गाइस जिसको हम बोलते हैं खिज्र खां। तो जब तैमूर इन्वेट करके चला जाता है तो खिज्र खां को वो ये जो दिल्ली की गद्दी सौंप देता है और वो यहाँ पे रूल करता है और नए डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करता है जिसे हम सैयद डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो गाइस ये सब था। सो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।